हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज हम करेंगे अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर सेकंड। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में ये जो चैप्टर है इसका थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है। ओके, तो थ्योरी वाला पार्ट जैसे ही यहाँ से निकलेगा फिर उसके बाद मैथमेटिकल पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है पहले हम उसको समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है नीड फॉर मेजरमेंट। ओके, तो कल हमने फिजिक्स के बारे में सारा पढ़ा कि फिजिक्स किसके साथ इंटर रिलेटेड है, कौन कौन सी साइंस के साथ लिंक में है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट हमें जरूरी क्यों है। ओके, तो स्टूडेंट शुरू से ही जो फिजिक्स चैप्टर है उसमें हमने देखा है कि उसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी है तो अगर आपको उसकी प्रिस्क्राइब्स डिस्क्रिप्शन चाहिए किसी चीज के लिए, ओके, कोई भी ऑब्जर्वेशन चाहिए तो हमें उससे उसके लिए सबसे पहले नंबर पे अगर कोई चीज जरूरी था वो है मेजरमेंट, दैट इज मस्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिक्स एज वी नो इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ओके, तो फिजिक्स में स्टडी क्या करना है, एक तो नेचर को स्टडी करना है, दूसरा नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करना है। ओके, फॉर ए प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सच फिनोमिना, कहता है किसी भी फिनोमिना की अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की मेजरमेंट चाहिए। इन्वॉल्व इज असेंशियल। ओके, अब स्टूडेंट बात आती है कि क्वांटिटीज। ओके, तो क्वांटिटी क्या है हमारे पास, उस क्वांटिटी का हाँ हमारे पास एक सिंपल वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी इट मींस दैट कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, क्लियर, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जो स्पेस को ऑक्युपाई करे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर दोज क्वांटिटीज, कहता है ये वो क्वांटिटी है विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सके, ऑब्जर्व कर सके, एनालाइज कर सके। ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, दीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, which can be measured, observed, studies, analyzed directly or indirectly are called physical quantity. Okay, तो स्टूडेंट जिन चीजों को हम फिजिकली मेजर कर सकें, स्टडी कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, ओके, तो दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो आगे जाके जो फिजिकल क्वांटिटी है ना वो डिवाइड होती है इनटू टू सब यूनिट्स में। तो कौन कौन सी है, पहला आ गया आपके पास कौन सा, फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहली क्वांटिटी क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मैं आपको बताऊं कि फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी होगी जो किसी से भी डिराइव नहीं होगी। ओके, इट मींस दैट कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इनडिपेंडेंट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी होगी, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो देखिए यहाँ पे दीज आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड कैन बी डिराइव्ड एंड कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर, कहता है कि वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो किसी दूसरी क्वांटिटी के लिंक में नहीं होगी, दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं होगी, तो दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या आएगा आपके पास, मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मटेरियल कंटेन इन इट, तो उसके लिए हमें किसी भी दूसरी क्वांटिटी के साथ तो लिंक नहीं करना पड़ेगा। ओके, किसी भी सब्सटेंस की लेंथ कितनी है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई भी चीज कितनी ब्राइट है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट ये जो क्वांटिटी है ना, ये ऐसी क्वांटिटी है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ओके, एंड कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर, वे किसी और से डिराइव नहीं होगी। ओके, तो दूसरी बार में आते हैं आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी जो है वो डिपेंडेंट होती है, एक नंबर, मतलब कि ये किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव होके आती हैं। तो डिराइव होके आने का मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होके आएंगी। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा है दीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने पढ़ा मास, लेंथ, टाइम। ओके, तो जब डिराइव क्वांटिटी में आएंगे तो डिराइव क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी। तो स्टूडेंट आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मींस वेलोसिटी जो बन रही है यहाँ पे, ये बन रही है एक तो डिस्प्लेसमेंट से, दूसरा टाइम से। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी लेंथ और टाइम आपका आ गया सेकंड में। तो ये लेंथ और सेकंड तो आपका पहले से ही यहाँ पे है, लेंथ और टाइम तो आपके पास पहले से ही फंडामेंटल है।
तो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होकर आ रही है। आगे है आपके पास, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल में होता था? वेलोसिटी अपॉन टाइम के। तो वेलोसिटी जो है वो खुद आगे जाके फंडामेंटल से बन रही है। ओके, तो एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी से बन रहा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम से मिलके बन रहा है। आगे मैंने नेक्स्ट लिखा है वर्क। तो वर्क आपको पता है स्टूडेंट क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट ये सारी की सारी क्वांटिटी जो है ना वो डिराइव क्वांटिटी है। ये कहाँ से आपको डिराइव होंगी? फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके आपको डिराइव क्वांटिटी जो है ये मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आता है आपको स्टूडेंट यूनिट। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लगाएं तो इट मीन्स दैट कि वो स्टैंडर्डाइज हो जाए। स्टैंडर्डाइज इन द सेंस कि मतलब आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हो तो वो जो क्वांटिटी है ना, जो वो फिजिकल क्वांटिटी है, जो उसके साथ हम जो यूनिट लगाएंगे दैट इज फिक्स्ड, दैट इज फंडामेंटल। ओके, तो यहां पे देखो यूनिट क्या होता है? यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी with which a physical quantity of the same kind की physical quantity अगर आपको मिल जाती है तो उसके साथ जो स्टैंडर्ड यूनिट्स लगाए जाएंगे वो हर जगह पे सेम ही लगेंगे। ओके, क्लियर है? इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग। तो उसे अगर हमने मेजर करना है तो वो स्टैंडर्ड यूनिट हमने उसके साथ लगा देने हैं, लेकिन क्वांटिटी आपकी सेम होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है? अच्छा, यहां पे मैंने एग्जांपल ली है, फॉर ए मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सेज एक्स। मैंने यहाँ पे लेट अस सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, हमारे पास एक एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर हम उसको मेजर करेंगे तो इट मीन्स दैट कि टू थिंग्स आर टू बी रिक्वायर्ड। दो चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट्स क्या होंगे, एक दूसरे नंबर पे वो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने टाइम्स है, कितने टाइम इन द सेंस कि वो कितने गुना है। जरूरी नहीं है हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो है जो उसके साथ जो यूनिट्स लगेंगे वो सिंगल क्वांटिटी होगी। इट मीन्स दैट कि उसके उस फिजिकल क्वांटिटी में आगे वो कितने यूनिट्स कंटेन है। जैसे लेट अस सपोज मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहला आ गया यूनिट, यूनिट इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड। एक तो यूनिट होगा, दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो जो यूनिट्स है वो कंटेन है किसी फिजिकल क्वांटिटी के। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी आपकी लार्ज अमाउंट की भी हो सकती है, स्मॉल अमाउंट की भी हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे अगर हम कभी देखें तो फिर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या आई? यूनिट्स और साथ में नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, ये चीज क्लियर? अच्छा, अब यहां पे एन आपका आ गया नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट कंटेंट इन इट। तो लेट अस सपोज अगर हम समझते हैं कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके नंबर ऑफ टाइम्स और यूनिट्स है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी आपके पास ये वाली आ गई, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास कौन सी है? n1 और n2। ओके, तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि हमने पहले से ही बोल दिया कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या होनी चाहिए? सेम टाइप की होनी चाहिए। अगर आपके पास सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी है तो फिर आपके पास ये वाले यूनिट्स और ये वाले यूनिट्स क्या होंगे? आपके पास इक्वल होंगे। तो लेट अस सपोज कि यहां पे हम n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 को इक्वल कर लेते हैं। तो अगर ये स्टैंडर्ड है तो फिर इट मीन्स कि यहां पे आपके पास क्या आया? nu। तो ये सारी क्वांटिटी क्या आ गई? कांस्टेंट, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। तो यहां से अब आपके पास एक चीज क्लियर हो गई है कि आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स और एन यू जो है वो किसके इक्वल में आ रहा है? आपके पास कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर आप यहां पे एन निकालते हो तो इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन यू। तो कांस्टेंट की वैल्यू को अगर आप यहां पे हटा देते हो तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यू। यहां पे आपको जो कंक्लूजन मिला है वो क्या मिला है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ओके, क्लियर है ये चीज? तो अगर आप यहां पे एक कंक्लूजन आपका ये निकल गया, दूसरा आप u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n भी कर सकते हो। ओके, अब यहां पे मैं इसकी एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि इसने ये कंक्लूड क्या किया।
इसके कंक्लूजन में आ रहा है कि आपके पास n जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, और u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ये चीज आ रही है। अब वो बोल रहा है कि जिसका नंबर बड़ा होगा, जिसका नंबर अगर यहाँ पे n बड़ा होता है तो यूनिट आपका छोटा हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आप कहते हो कि भाई यूनिट हमारा बड़ा है तो फिर उसका नंबर कम हो जाएगा। क्लियर? ये चीज है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमें बताती है इफ n इज ग्रेटर, अगर n आपका ग्रेटर है तो देन यूनिट विल बी स्मॉलर, यूनिट आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा। इसकी एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूं कि लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास एक रूम है और उस रूम की हम एक लेंथ ले लेते हैं, किसी भी एक साइड की हम लेंथ लेते हैं। ओके, तो लेंथ ऑफ ए रूम मैं यहां पर लिख लेता हूं, लेंथ ऑफ ए रूम L। तो L यहां पे कितना है, 4 मीटर। ओके, तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ ए रूम है L वो कितना आ रहा है, 4 मीटर। तो स्टूडेंट इसी को ही अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो लेंथ है 400 सेंटीमीटर भी तो हो सकता है भाई, चीज तो एक ही है, क्योंकि हमने बोला है लेंथ, तो फिजिकल क्वांटिटी तो आपके पास सेम है। हमने सिर्फ क्या करना है, इस मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कर दिया है। अब बच्चों अब आपको पता है कि लेंथ तो दोनों साइड में क्या है, सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 मीटर रखता हूं तो इधर मैं 400 सेंटीमीटर रखता हूं। तो अब ये चीज देखो कि अगर आपके पास ये वाला नंबर देखो, नंबर ऑफ टाइम्स, ये वाला नंबर अगर स्मॉलर है तो आपके पास जो उसके यूनिट्स होंगे वो क्या है, बिगर है। तो अगर आपके पास यहाँ पे 400 आ रहा है, यहाँ पे नंबर ग्रेटर है बट यूनिट क्या है, स्मॉलर है। यहाँ पे आपके पास यूनिट जो है ना, यूनिट मैं बताता हूँ, यूनिट आपके पास यहाँ पे स्मॉलर होंगे। ओके, और नंबर जो है ना, नंबर भी लार्जर। ओके, तो यही चीज रेसिप्रोकल में यहाँ पे आई है। यहाँ पे आपका नंबर जो है वो स्मॉल है, नंबर आपका यहाँ पे स्मॉल, और जो आपका यूनिट है वो क्या है, लार्ज है। तो यही स्टेटमेंट में उसने बताया था कि अगर आपका नंबर जो है वो बड़ा आता है तो यूनिट आपका छोटा हो जाएगा, तो अगर आपके पास यूनिट छोटा है तो नंबर आपका बड़ा होगा। ओके, तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप की थी, एक थी फंडामेंटल और दूसरी थी डिराइव्ड। ओके, अच्छा अब बच्चों कि पहले आपने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कितने टाइप की होगी, तो मैंने आपको बताया कि आपका फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल होगी, दूसरी होगी डिराइव होगी। ऐसे ही अब हमने पढ़ना है यूनिट्स को, तो यूनिट्स भी आगे जाके सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स में बन गया है। पहला होगा आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, और दूसरा होगा आपके पास डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स, ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब हम करते हैं सबसे पहले नंबर के फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। ओके, अच्छा अब बच्चों की जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे वो आपके पास वो यूनिट्स होंगे जो किसी से भी डिराइव नहीं होंगे, जो किसी के साथ लिंक में नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट्स। ओके, तो वो हमारे पास यूनिट कौन से होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? तो मैं यहां पर लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन, फंडामेंटल यूनिट्स आर those units of a physical quantity are those units of a physical quantity। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी भी आगे जाके आपकी दो टाइप की है, तो फिजिकल क्वांटिटी हमने कौन सी लेनी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी।
फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी which can't be derived from other units, जो किसी दूसरे से डिराइव ना हो। क्लियर? तो जिस तरह से हम कह सकते हैं भाई दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स, तो इसको अगर हम कभी लिखे हैं तो हम बोलेंगे भाई इंडिपेंडेंट यूनिट्स। अब इंडिपेंडेंट यूनिट्स। क्लियर? तो इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में अगर कभी हम बोले कि भाई लेंथ, तो लेंथ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो लेंथ के जो यूनिट्स होंगे वो कौन से होंगे आपके पास? क्योंकि अब हमने यूनिट्स की बात करनी है, तो एक हो गया हमारे पास मीटर, एक मीटर हो गया, उसके बाद टेम्परेचर, तो मीटर जो है, मीटर जो यूनिट्स है वो होंगे लेंथ के, क्योंकि हमने फंडामेंटल क्वांटिटी ली थी ना, तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास कितनी थी? 7 थी। तो 7 क्वांटिटी में से जो लेंथ है, लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी क्या आ गया आपके पास? मीटर। टेम्परेचर की फिजिकल क्वांटिटी क्या आएगी आपके पास? केल्विन। ओके, उसके बाद जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो कौन सी थी आपके पास? मास। तो मास के आपके पास जो यूनिट्स होंगे वो कौन से होंगे? किलोग्राम। ये चीज क्लियर? उसके बाद हमने बोला था लाइट इंटेंसिटी की, तो लाइट इंटेंसिटी जो है, लाइट इंटेंसिटी, तो हमने बोला था उसके यूनिट्स क्या है? कैडिला। कैडिला। उसके बाद आता है आपके पास करंट। करंट के यूनिट्स आए आपके पास एम्पियर। मीटर आ गया, केल्विन आ गया, मास आ गया। उसके बाद आपका आता है कैडिला। नेक्स्ट है आपके पास टाइम, तो टाइम के यूनिट्स क्या आएंगे आपके पास? सेकेंड। 1 2 3 4 5, ये आपके पास आ गया 6। एक तो एक आपके पास आ गया टाइम, आ गया। टाइम के बाद था आपके पास मोल, इसे हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट फंडामेंटल्स, जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स दैट कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया है कि लेंथ के यूनिट हो गए मीटर, टेम्परेचर के यूनिट हो गए केल्विन, मास के यूनिट हो गए केजी, और लाइट इंटेंसिटी ल्यूमिनस, जिसे हमने बोला था कि भाई ल्यूमिनस जो लाइट इंटेंसिटी कितना ल्यूमिनस है, तो दैट इज कैडिला। उसके बाद करंट, करंट के यूनिट हमने बोला था एम्पेयर था जी। टाइम को हमने बोला था सेकंड, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमने लास्ट में बोला था कि वो उसको किसमें मेजर करते हैं? मोल में करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के जो यूनिट्स होंगे वो होंगे आपके पास मोल। यहां तक ये चीज क्लियर है? तो ये है आपके पास 7। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? डिराइव्ड यूनिट। तो स्टूडेंट जो डिराइव्ड यूनिट्स होंगे ना, वो हमारे वो यूनिट्स होंगे जो डिराइव किए जाएंगे किससे? फंडामेंटल क्वांटिटी से या फंडामेंटल यूनिट से हम डिराइव करेंगे, दैट इज डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर those units derived units are those units of a physical quantity अब ये जो डिराइव्ड यूनिट होंगे, ये कौन सी क्वांटिटी के यूनिट्स होंगे? जो फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड क्वांटिटी होगी उसके यूनिट्स होंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिराइव्ड क्वांटिटी। Derived quantity are those units
derived units are those units of a physical quantity which are or which can be from other units। क्लियर है? अब कहता है कि डिराइव्ड यूनिट्स आपके पास कौन से हैं। अब डिराइव्ड यूनिट के लिए जैसे हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी आपको, लेट अस सपोज हमने बोला था कि जैसे हमारे पास है वेलोसिटी, ये जो हमारे पास वेलोसिटी है ये है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके अब हम जो यूनिट्स निकालेंगे वो डिराइव्ड यूनिट होंगे। तो डिराइव्ड यूनिट का मीनिंग क्या है कि ये आपके पास मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे बच्चों जो मीटर आ रहा है, मीटर आपका फंडामेंटल यूनिट्स है, सेकंड आपका टाइम है। क्लियर? तो ये भी फंडामेंटल यूनिट्स है। तो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके हमने वेलोसिटी के यूनिट बना दिए। ओके, तो ये जो वेलोसिटी के यूनिट्स होंगे दैट इज डिराइव्ड यूनिट। तो ऐसे ही अगर मुझे कभी एक्सेलरेशन के बनाने पड़ेंगे तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को ही यूज करूंगा। ओके, तो वो मुझे पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर हम कभी देखें फोर्स, तो फोर्स का स्टूडेंट आपको पता है फोर्स का क्या आता है आपका, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इसको हम पढ़ते हैं न्यूटन के साथ लिखते हैं, लेकिन आगे जाके हम इसको डिवाइड कर आगे जाके हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि फोर्स जो है वो किसका है, इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन में है। तो मास आपका आ गया केजी, तो आगे एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो उसके बाद अगर कभी आप देखते हो कि वर्क, तो वर्क क्या है, वर्क, तो वर्क के जो यूनिट्स हैं वो किस में होते हैं जी, जूल्स में होते हैं। तो वर्क आपको पता है वर्क किसके इक्वल में होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के होता है। क्लियर है? तो ये जो जितने भी होंगे ये सारे के सारे जो हैं ये आपके मिलेंगे, इनके यूनिट्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन बट हम ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है इन्हीं को ही यूज करके हम इसके यूनिट्स निकाल जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट मैं यहाँ पे वर्क लिखता हूँ जी। तो वर्क अब आपको पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के यूनिट क्या है, फोर्स खुद किसके इक्वल में है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन, आगे डिस्प्लेसमेंट है। तो मास के यूनिट क्या है, केजी, एक्सेलरेशन के यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर। तो अगर आप इसको कंक्लूड करो तो ये आपके पास बन गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। तो ये खुद किसके इक्वल में होगा आपका, जूल्स की है। बट मेरे कहने का मीनिंग ये है कि मैंने अगर फोर्स के यूनिट्स निकाले भी हैं तो मैंने किनको यूज किया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको यूज करके तो मैंने इसके यूनिट्स निकाले वर्क के। ओके, तो आप लोग कोई भी जो है वो यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अगर पावर यूज करते हो, पावर की यूनिट निकालोगे तो पावर के अपने यूनिट है वाट, लेकिन बट अगर आप इसको आगे जाके डिराइव्ड यूनिट्स के बीच में कन्वर्ट करोगे तो वो भी निकल जाएगा आपका। ओके, क्योंकि हमने किनको यूज करना है आगे जाके, हमने इन्हीं चीज़ों को ही यूज करना है, जो फंडामेंटल यूनिट्स जो है इन्हीं को यूज करके तो हम डिराइव्ड यूनिट्स जो है वो निकाल सकेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है? ओके, अच्छा अब स्टूडेंट क्या है कि हमने अब यूनिट्स जो है फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स हमने कर लिए। उसके बाद है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब स्टूडेंट क्या है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अब हमें पता चल गया हमें कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं। तो अब उन चीज़ों को सभी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आगे क्या लिखा कि उन्होंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है, इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। क्लियर? कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, इसमें आपके पास क्या आएगा, बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कहता है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो फंडामेंटल है, चाहे वो फिजिकल, चाहे वो डिराइव्ड यूनिट्स है। ओके, तो कहता है कि उनको अब अगर हमने मेजर करना है, उनको अगर हमने मेजर करना है, हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे सिस्टम सेटअप किया। तो सिस्टम यहाँ पे जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स में बन रहे हैं। पहला सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम। तो बच्चों ये हमने स्टार्टिंग में आगे 9th क्लास में 10th क्लास में हमने ये पढ़ा होगा कि सीजीएस यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट्स क्या है, एफटीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं ये जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बनाए हुए हैं। ओके, सबसे पहले जो सिस्टम बना ये बना सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम जो है
इट वाज सेटअप इन फ्रांस। ये सिस्टम जो है वो सबसे पहले फ्रांस में सेटअप हुआ। क्लियर? तो उसमें क्या है, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर। सी का मीनिंग है, यहाँ पे जो आपके पास सी आ रहा है, सी का मीनिंग है सेंटीमीटर। ओके, जी का मीनिंग है ग्राम, एंड एस का मीनिंग आ रहा है यहाँ पे सेकंड। इट मीन्स दैट कि दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। सेंटीमीटर को हमने किसके लिए यूज करना है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ग्राम को किसके लिए यूज करना है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास। एंड टाइम को मेजर करने के लिए हमें किसको यूज करना पड़ेगा, सेकंड को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो सेकंड सिस्टम है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। क्लियर? तो स्टूडेंट एफपीएस सिस्टम जो है वो क्या है, इट वाज सेटअप इन ब्रिटेन। ये ब्रिटेन में सेटअप हुआ था। क्लियर? तो इट इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट। ब्रिटिश में यूज हुआ है, सेटअप हुआ है, तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी इसको कह सकते हैं जी। इट इज बेस्ड ऑन फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो स्टूडेंट फुट जो है, फुट को उन्होंने रखा कि अगर हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ मेजर करनी है तो उसको हम फुट में मेजर करेंगे। ओके, तो अगर हमने किसी का मास मेजर करना है तो उसको उन्होंने पाउंड के लिए यूज किया, और टाइम के लिए सेकंड ही यूज किया है। ओके, तो नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यहाँ पे एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम जो है वो क्या है, इट इज आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच में हुआ है। ओके, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो स्टूडेंट एमकेएस में क्या था कि इसमें अगर हमने किसी भी चीज का अगर लेंथ मेजर करनी है तो आपको मीटर में मेजर करनी पड़ेगी। अगर हमने इसका मास मेजर करना है तो वो किलोग्राम में मेजर करना पड़ेगा। अगर आपने टाइम को मेजर करना है तो वो सेकंड में मेजर करेंगे। ओके, तो जो लास्ट वन है, लास्ट जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, और यही इसी को ही हम स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे एसआई सिस्टम जो है ना, एसआई सिस्टम को हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये एमकेएस का मॉडिफाइड सिस्टम है, रैशनलाइज्ड सिस्टम है। किसका, एमकेएस का, क्योंकि एमकेएस में से ही बन के ये यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे एसआई सिस्टम, ली सिस्टमाई इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, पहले इसका मीनिंग समझ लो। उसके बाद क्या है, इट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस। जनरल कॉन्फ्रेंस जो है इसने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, ऑफ वेट एंड मेजर इन 1960 में इसको मेजर किया गया। क्लियर? अगर किसी का वेट है, उसको मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है, तो इनकी जो कॉन्फ्रेंस है उन्होंने सेटअप किया है ये सिस्टम को। ओके, ये जो सिस्टम है, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, एमकेएस की मॉडिफाइड फॉर्म है। हेंस इट इज आल्सो नोन एज रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। ये एमकेएस सिस्टम का रैशनलाइज्ड सिस्टम है। ओके, एक नंबर। दूसरा क्या है, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द सेवन बेसिक यूनिट्स। ठीक है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि जितने भी इनके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको उन्होंने 7 बेसिक यूनिट्स माना, और 2 इन्होंने सप्लीमेंट्री यूनिट्स माने हुए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 बेसिक यूनिट कौन से हैं। 7 जो उन्होंने बेसिक यूनिट रखे वो उन्होंने रखे मीटर, लेंथ के लिए उन्होंने रखा किसको, मीटर को, मीटर हो गया। टेम्परेचर के लिए इन्होंने रखा केल्विन को। केल्विन के बाद आता है आपके पास यहां पे मास, तो मास के लिए इन्होंने रखा केजी। आगे लाइट इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए इन्होंने रखा मोल। उसके बाद इन्होंने आगे टाइम के लिए रखा सेकंड, करंट के लिए रखा एम्पियर। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये वाले जो यूनिट्स है ना, ये फंडामेंटल है, ये किसी से भी डिराइव नहीं होंगे, लेकिन बट हम इनको यूज करके डिराइव यूनिट्स जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, तो ये तो आपके पास कौन से आ गए, 7 बेसिक, ये है आपके पास बेसिक यूनिट्स।
ओके, और दो उन्होंने रखे, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स रखे। एक इन्होंने रखा, अगर आपके पास एंगल आ रहे हैं तो प्लेन एंगल के लिए इन्होंने रखा रेडियन को, और अगर आपके पास सॉलिड एंगल आता है, सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल के लिए उन्होंने रखा स्टेरेडियन। क्लियर है स्टूडेंट? प्लेन एंगल आएगा तो उन्होंने रखा रेडियन, तो अगर आपके पास सॉलिड एंगल आता है तो उसके लिए उन्होंने रखा स्टेरेडियन। तो स्टूडेंट ये थे आपके पास 7 बेसिक यूनिट्स, तो प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब स्टूडेंट जो हमने 7 जो बेसिक क्वांटिटीज रखी थी, उनमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा आपका आता था? 1 मीटर। तो 1 मीटर की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट। अगर लाइट जो है, लाइट की जो स्पीड है वो तो आपको पता है 3 × 10⁸ है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम कभी स्पीड देखें तो वो उसकी ये है 299792458। क्लियर है? तो स्टूडेंट वो बोल रहा है कि लाइट जो है ना, अगर वो लाइट 1 सेकेंड में इतनी स्पीड कवर कर रही है, क्लियर, तो 1 सेकेंड का ये वाला भाग जो है ना, 1 सेकेंड को अगर आप इसके साथ, इस नंबर के साथ डिवाइड करो, तो जितना वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बचता है, उस सेकेंड के बीच में इतनी स्पीड के साथ अगर लाइट ट्रेवल करे, तो वो जो डिस्टेंस है जो लाइट कवर करेगी, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा? 1 मीटर होगा। ओके स्टूडेंट, ये चीज समझ आ गई कि मीन्स कि लाइट की जो स्पीड है वो तो आपको पता है कि ये वाली है, अगर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलती है तो 1 सेकेंड का टाइम तो बहुत ज्यादा टाइम है लाइट के लिए। हम बोल रहे हैं कि सेकेंड का वो पार्ट, इतना पार्ट ले लो कि मतलब सेकेंड का ये वाला पार्ट जो है, ये इंटरवल जो है सेकेंड का, इस इंटरवल के बीच में लाइट अगर इस स्पीड के साथ जाए तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का, उसे हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर। ओके, तो स्टूडेंट आगे है आपके पास कैडिला। कैडिला किसके यूनिट्स है? लाइट के यूनिट है, लाइट इंटेंसिटी के यूनिट है, जिसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस लाइट इंटेंसिटी। ओके, तो कैडिला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स ऑफ दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। स्टूडेंट यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मीनिंग है कि वो लाइट जो एक ही कलर की लाइट है, क्लियर, मोनोक्रोमेटिक लाइट, उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 540 × 10⁻12 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, एंड दैट हैज ए रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियंस। स्टूडेंट इस चीज को समझना, इस डेफिनेशन को, वो बोल रहा है यहाँ पे पर स्टेरेडियन। पर स्टेरेडियन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे स्फीयर है, स्फीयर के बीच में स्टेरेडियन एक एंगल है। स्टेरेडियन जो है एंगल, वो कौन सा एंगल होता है? जिसका मान लो रेडियस जो है वो भी 1 हो, ओके, जिसका रेडियस भी 1 हो और उसकी लेंथ ऑफ आर्क जो है वो भी क्या हो? 1 हो। लेंथ ऑफ आर्क जो है वो भी 1 हो, तो उस समय जो उसके पास एंगल होगा वो कौन सा होगा? स्टीरेडियन। क्लियर? तो कहता है 1 स्टीरेडियन का जो एंगल है, 1 स्टीरेडियन का एंगल के पास अगर मान लो हम यहाँ पे कोई सोर्स रखें, अगर हम यहाँ पे कोई सोर्स रखें, कोई बल्ब रखें, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रखें, तो वो जो लाइट है अगर वो यहाँ से छोड़ी जाए तो इस स्टीरेडियन के पोर्शन के बीच में जो लाइट आएगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होगी, वो जो लाइट है इस स्टीरेडियन के बीच में रहे, तो उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, मान लो वो जो उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी होनी चाहिए? 540 × 10⁻12 हर्ट्ज होनी चाहिए। अगर उस लाइट की इंटेंसिटी 540 × 10⁻12 का मीनिंग है कि यहाँ पे आप लोग 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज कर दो। उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो इतनी फ्रीक्वेंसी हो तो हम कह सकते हैं कि वो जो लाइट की इंटेंसिटी है, वो जो लाइट की ल्यूमिनेंस है, ब्राइटनेस है, वो कितनी है? 1 कैंडिला है। ओके,
इसको हम और तरीके से दूसरे तरीके से समझते हैं कि दैट हैड ए रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के बीच में जब वो जो लाइट है इतने पावर, इतनी एनर्जी को कंज्यूम करे 1/683 वाट पर स्टेरेडियंस, जो एनर्जी है वो इतनी रेडिएट करे, इतनी एनर्जी अगर वो रेडिएट करती है तो वो जो ब्राइटनेस होगी उस समय उस लाइट की, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 कैंडेला बोलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट मैं इस चीज को दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि लेट अस सपोज दैट 1 स्टेरेडियंस, हमारे पास यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक हमारे पास सोर्स है, द सोर्स दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट अमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट, लाइट को वन क्रोमेटिक लाइट जो है ना वो रेडिएट यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करेगा। तो वो जो लाइट, जब वो लाइट को एमिट करेगा तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज आती है तो उस लाइट की जो ब्राइटनेस होगी उसे हम बोलेंगे 1 कैंडेला। या फिर हम बोल सकते हैं कि उस समय वो जो बल्ब है वो जो लाइट को एमिट करेगा, तो उस समय वो जो एनर्जी रेडिएट करेगा पर स्टेरेडियन के बीच में वो कितनी होनी चाहिए, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन होनी चाहिए। तो वो लाइट जो इतनी एनर्जी को रेडिएट करती है पर स्टेरेडियन के बीच में, तो उसके पास जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, जो उसके पास ब्राइटनेस होगी, दैट इज 1 कैंडेला। ओके, तो स्टूडेंट ये चीज समझ आइए आपके पास। अब उसके बाद आता है आपके पास 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्या है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे इट इज द मास ऑफ ए प्लेटिनियम इरेडियम, जहाँ पे स्टूडेंट प्लेटिनियम और इरेडियम दोनों मेटल जो है ना वो आए हैं, और दोनों मेटल्स के को मिला के यहाँ पे एक सिलेंडर बन रहा है। तो पहले नंबर पे देखो प्लेटिनियम और इरेडियम, ये दोनों जो है ना, ये दोनों मिला के एक अलॉय बना रहे हैं, अलॉय, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों जब मिल जाएंगे तो ये अलॉय बनाएंगे। अब कहता है कि इससे बनाया हुआ एक सिलेंडर जिसमें 90% प्लेटिनियम होना चाहिए और 10% इरेडियम होना चाहिए। क्लियर? हैविंग इट्स डायमीटर, उसकी जो डायमीटर जो है वो किसके इक्वल में होना चाहिए, उसकी हाइट के इक्वल में होना चाहिए, और वो जो डायमीटर और हाइट जो है वो कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर है। ओके, केप्ट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स ऑफ सर्व्स नियर पेरिस, फ्रांस। तो कहता है इसका बनाया हुआ जो स्फीयर है जिसका डायमीटर और हाइट जो है वो इक्वल में है 3.9 सेंटीमीटर। ओके, तो वो जो मास है उस मास को हम क्या बोलेंगे, 1 kg बोलेंगे। ओके, क्लियर है? उसके बाद आता आपके पास 1 सेकेंड क्या होता है। स्टूडेंट इस चीज को समझो कि 1 सेकेंड इट मीन्स दैट कि लेट अस सपोज दैट हमारे पास अगर कोई एक पेंडुलम हो, क्लियर, अगर हमारे पास पेंडुलम हो तो वो जो पेंडुलम जो है इस तरह से वाइब्रेट करे, क्लियर, वाइब्रेट करे, तो हम कहेंगे भाई कि it is the time interval occupied by 9192631770 vibrations corresponding। अब देखो यहाँ पे मैंने पेंडुलम बोला है और यहाँ पे लेट अस सपोज दैट कि मान लो कि अगर कोई एक एलिमेंट जो है, अगर एक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं जी, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर लेवल से, ट्रांजिशन लेवल से ग्राउंड लेवल में, जैसे हम कह सकते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, जब वो ऊपर से नीचे को आता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है। क्लियर? एनर्जी को वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा टू द ट्रांजिशंस बिटवीन द टू हाइपर फाइन लेवल ऑफ सीजियम 133 एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। कहता है कि वो जो एटम है उसकी जो वाइब्रेशन, वो जो एटम होगा उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन में जब आएगा, क्लियर, तो वो जो कितना टाइम लेगा और उसकी वाइब्रेशंस कितनी होगी, दैट इज द टाइम इंटरवल ऑक्युपाइड बाय इतनी वाइब्रेशन वो करस्पॉन्ड करेगा। ओके, क्लियर है? उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे 1 केल्विन। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 केल्विन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द 1/273 फ्रैक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब स्टूडेंट कि आपका वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वाटर की तीनों फॉर्म्स जो है एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, दैट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो कहता है कि इसमें क्या है 1/23 सेकेंड 73.16 फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, उस टेम्परेचर का अगर 1/273.16 फ्रैक्शन लो तो वो जो आपका टेम्परेचर होगा दैट इज 1 केल्विन। ओके, उसके बाद आपका 1 एम्पियर। तो स्टूडेंट 1 एम्पियर क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल
कंडक्टर हों, उन दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस हो उसे हम बोले भाई 1 मीटर है, 1 मीटर। तो अब दोनों कंडक्टर जो हैं वो इनफाइनाइट लॉन्ग हो, इनफाइनाइट लॉन्ग, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ये वाला होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका निग्लेजिबल हो, क्लियर, लेकिन उसकी जो लेंथ जो होती है, लेंथ आपकी इनफाइनाइट हो, क्लियर, थ्रू द टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ negligible cross section area held 1 meter apart. 1 meter apart means the separation distance between the two conductors, that is 1 meter. Okay, तो हम कहेंगे कि वो जो दोनों कंडक्टर हैं उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो एक दूसरे के ऊपर जाते हो फोर्स लगाएं, फोर्स एक्सर्ट करें, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो वो कितनी हो, 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो। ओके, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 1 ampere is defined as that current flowing through the two straight parallel conductors. The separations apart between them is 1 meter of infinite length and negligible cross sectional area. Then the force exerts a mutual force of 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर जो है वो फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है, 1 एम्पियर है। ओके, तो स्टूडेंट उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट है 1 मोल। तो 1 मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains the number of atoms as there, so 0.0112 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, तो कार्बन कौन सा आपका C12। तो स्टूडेंट C12 कार्बन जो है उसमें अगर आप 12 ग्राम कार्बन लो तो उसके बीच में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल का मीनिंग है 6.023 × 10⁻23 यूनिट्स, मींस नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है वो प्रेजेंट हो, क्लियर, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बीच में। तो उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास थी 7 बेसिक यूनिट्स। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपके।